नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मेकर्स के इस बहुत ही डायनामिक एपिसोड में। न्यूज़ मेकर्स एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम आपको मिलवाते हैं ऐसी डायनामिक शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। और आज हमारे बीच में, जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसी ही एक पर्सनालिटी है जिन्होंने एब्सोल्युटली पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। दोस्तों, वो एक वर्ल्ड रिस्ट वॉच एनालिसिस है, वर्ल्ड में ऐसे ही नंबर 1, ही इज़ द ओनली वन रिस्ट वॉच एनालिसिस, जो कि उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। इसमें उनको लोगो गुरु भी कहा जाता है और एक ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं एंड ही इज़ एन ऑथर ऑल्सो। बहुत कुछ वो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ पा चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने क्या क्या पाया और कैसे हम भी इंस्पायर हो सकते हैं ऐसी अमेजिंग शख्सियत से। तो आइए मिलते हैं सुधीर कोवे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर। थैंक यू वेरी मच सिमी जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने रिस्ट वॉच एनालिसिस को इंडिया में लेके आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने ये कैसे सोचा कि आप इतनी बड़ी चीज़ कर पाए, अब लोगो गुरु बन पाए। तो जब शुरुआत हुई थी तो ये नहीं सोचा था। शुरुआत हुई थी कि खुद में बदलाव लाए जी। क्योंकि मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ और मेरी फैमिली जो है लोअर मिडिल क्लास। मतलब मुझको याद है कि जब भी बरसात होती थी हम सो नहीं पाते थे क्योंकि पानी हर जगह आता था जी। तो हम पानी जमा करें या पानी घर से बाहर फेंके, यही काम चलता था। तो उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो सोच ये थी कि इसको बदलना है, कुछ तो भी बदलाव लाइफ में बहुत बड़ा लाना है और बदलाव के लिए रास्ते नहीं मिल रहे थे जी। तो 2006 में ज़िंदगी में मेरे पास एक हथियार आया जहाँ पे मुझको ये समझ में आया कि मैं मेरे लाइफ में बदलाव कैसे ला सकता हूँ। वो था ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस जी। तो शुरुआत हुई कि खुद को समझो, माइंडसेट को, और खुद के माइंडसेट को मॉडिफाई करो। जब मैंने ये करना चालू किया वहाँ पे मुझको ये समझ में आया कि यही चीज़ बहुत सारे लोग करना चाहेंगे उनकी लाइफ को लेके, और वहाँ पे मैंने दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए फिर ये फुल टाइम करना चालू किया। और इसके अलावा और क्या चीज़ है जो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से ला सकता है। तो वहाँ पे जन्म हुआ रिस्ट वॉच एनालिसिस और साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनिंग का। ये बहुत ही खूबसूरत, कहाँ छोटे से आपने शुरुआत करी और आज आप कहाँ पूरे वर्ल्ड में नाम कमा चुके हैं। तो ये जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है, यू आर एन एनालिस्ट फॉर दैट, ये कैसे उपजा, व्हाट इज दिस? बहुत ही डिफरेंट साइंस है जो ये सुनने को मिल रही है। तो ये साइंस का नाम अलग है लेकिन इस साइंस में यूज़ होने वाले जो प्रिंसिपल्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा जी। तो या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके। क्योंकि अगर आप घड़ी को देखोगे तो घड़ी ये आपके हाथों से जुड़ती है। आपके हाथ, अगर हम कुंडली में की बात करें तो वहाँ से तीसरे घर से जुड़ते हैं। तीसरे घर में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आता है। ओके। हाथों से आप कर्म करते हो तो जो भी घड़ी आप पहनोगे वो आपके कर्मों को इन्फ्लुएंस करेगी क्योंकि हाथों में लगी, आपके हाथों के कर्म, और सबकॉन्शियस माइंड को भी इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब आपके कर्म भी हो गए और आपकी लाइफ में आने वाली घटनाएं, ये दोनों उस घड़ी से जुड़ती है। अब घड़ी में बनते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों से भी आपके माइंड को जो संकेत मिलते हैं वो चीज़ें माइंड आपके लाइफ में लाता रहता है। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सुना हुआ है या फिर आप विजन बोर्ड बनाते हैं उसमें बना सुना, तो ये सभी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। मैंने खाली वही प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इसको और इवॉल्व किया कि घड़ी में एक इस तरह से मैनिफेस्ट होता है। ओह वाओ! तो सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कैसे घड़ी से कैसे मैनिफेस्टेशन हो सकती है। चलिए मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ आपको। तो आपने पहले के ज़माने में घड़ी देखी होगी रेलवे स्टेशन पे जी, जो बड़ी सी वाइट कलर की घड़ी और ब्लैक कलर के डिजिट्स जी। अब ब्लैक कलर क्या दर्शाता है? ब्लैक कलर दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, और वाइट दर्शाता है कि वी आर ओके फॉर एवरीथिंग। मतलब वाइट है ना, वो तो सब कुछ एक्सेप्टेड है जी। तो वाइट कलर का बैकग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, हर कोई आएगा। और ब्लैक कलर के डिजिट्स मतलब यहाँ पे वही इंसान टिकेगा जिसके पास टिकट रहेगा, अथॉरिटी जिसके पास रहेगी। तो अभी देखिए, अभी चेंज हो गया, अब डिजिटल आ गया। तो रेलवे में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चालू हुआ है और साथ ही साथ साइज़ भी इस तरह का हॉरिजॉन्टल है। तो मेंटेनेंस, पहले के ज़माने में जो रेलवे में मेंटेनेंस होता था और आज जो रेलवे बनती है वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब अच्छे लेवल पे मेंटेन होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पेंडुलम क्लॉक, तो पेंडुलम क्लॉक आपने देखी है कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी है, याद है आपको? शायद मैं हेल्प करता हूँ आपकी। तो आपने हॉरर मूवीज़ में देखी होगी 12 बजेगा, हाँ, हीरोइन को याद आती है। हाँ, तो हीरोइन की याद आती है कि उसने नहाया नहीं बहुत दिनों से, तो वो नहाने जाती है। भूत को याद आता है कि उसने सताया नहीं, तो सताने के लिए आता है 12 बजे। और टॉम एंड जेरी,
टॉम एंड जेरी में आपको पेंडुलम क्लॉक दिखाई देगी, और बार बार अब दोनों मूवीज में क्या दिखता है आपको कि अस्थिरता है, घबराहट है, कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो चैलेंजिंग है। तो पेंडुलम क्लॉक जहाँ पे भी जाएगी वहाँ पे इसी तरह का माहौल क्रिएट होगा। तो जिस किसी के भी घर में पेंडुलम क्लॉक लगी है वहाँ पे इसी तरह की घटनाएं होगी। अब इसके पीछे लॉजिक है कि पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम जो है हमेशा मूवमेंट करता रहता है, तो वहाँ पे वो अस्थिर एनर्जी का क्रिएशन करता रहता है। तो वैसी घड़ी आप अपने घर में लगाओगे तो अननेसेसरी अस्थिरता क्रिएट करोगे। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे लॉजिक को इस्तेमाल करके हमने उसको इवॉल्व किया है। बहुत ही खूबसूरत। आपको लोगो गुरु बोला जाता है। अब हमने ये देखा कि आप लोगो डिजाइन करते हैं विद दिस स्टडी ओनली, साइंटिफिक स्टडी। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताएं। तो साइंटिफिक लोगों की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारे साइंसेस हम यूज़ करते हैं। आज की डेट में ग्राफोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेन साइंस, क्योंकि उसमें ना बहुत सारा लेटरिंग आता है, लिखावट आती है, फॉन्ट आता है। उसके बाद प्लेसमेंट, तो वास्तु वहाँ पे आ जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा एस्पेक्ट वहाँ पे आ जाता है। और आगे हम बात करेंगे तो कलर थेरेपी, तो ये सब अलग अलग साइंसेस है। सैक्रेड ज्योमेट्री, जहाँ पे ज्योमेट्री का प्रोपोर्शन आ गया। अब इनको सबको मिला के हम एक लोगो बनाते हैं। लोगो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी सिग्नेचर होती है, आपकी पब्लिक इमेज है। तो जैसा आपका लोगो रहेगा वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, वैसे ही सिनारियो आपकी लाइफ में आएंगे। वीडियोकॉन के बारे में आपको पता होगा, 2009 में उन्होंने लोगो चेंज किया। 2009 से 2020 में 40,000 करोड़ का लॉस, कंपनी बंद हो चुकी है। एयरटेल ने जब से लोगो चेंज किया है कंटिन्यूसली लॉसेस में, चैलेंजिंग सिचुएशन में। बायजूस का लोगो खराब है, आप देखो उनको भी तकलीफें बहुत हो रही है। तो जहाँ पे भी लोगों का बदलाव हुआ है, लोगो खराब है, तो अल्टीमेटली तकलीफें बहुत बढ़ गई लोगों में। तो जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे दर्शक हमारे ये देख रहे हैं यहाँ पे, और काफी ऐसे हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, तो लोगों को लेके उनके अब दिमाग में आएगा कि वो लोगो गुरु को देख रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसी क्या स्पेसिफिक बात ध्यान में रखनी चाहिए लोगो डिजाइन करने से पहले? देखिए, तो बहुत ज़्यादा ये ना इंडिविजुअलिस्टिक होता है, मतलब व्यक्ति का बिजनेस कैसा है, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं कैसी, इनसे सबसे जुड़ा होता है। मैं टिप के लिए छोटा सा बताता हूँ कि अगर आपका बिजनेस कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है तो आपने लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप देखो, सबसे बड़ा कमोडिटी मार्केट जो है वो पार्ले जी, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का उनका सेल है। तो यहाँ पे उनका भी कलर आपको रेड दिखाई देगा। फिर हम कोलगेट की बात करेंगे, रेड। उसके बाद जो मासेस में चलता है, कमोडिटी में चलता है, वो है यूट्यूब, उसका भी कलर रेड। जब जियो ने भी मासेस को रीच करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यूज़ किया कलर रेड। तो जब भी रेड कलर आता है व्यक्ति मासेस में जाके काम कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपका प्रोडक्ट कौन सा है, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, कौन सी जगह पे आप बिजनेस करने वाले, उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है फिर। बिल्कुल सही। और दोस्तों, जो भी दर्शक हमें यहाँ देख रहे हैं इस समय, तो अगर आप इस अपनी जर्नी की शुरुआत में हैं या आपका लोगो ऑलरेडी डिज़ाइन है और आपको लगता है कि सक्सेस नहीं मिल रही, तो अब आपको मालूम है कि आपको लोगो गुरु हमारे पास यहाँ बैठे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं और अपना लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ सिग्नेचर थेरेपी, जो एक बहुत ही बड़ी बात है, सिग्नेचर एनालिसिस। अब वो आप कैसे करते हैं? मतलब किसी की पर्सनालिटी को देख के तो आप बता ही देते होंगे, आई एम श्योर। सिग्नेचर से कैसे आप जज करते हैं? देखिए, सिग्नेचर में तो बहुत आसान है और जज करना। जैसे अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो इंग्लिश का रूल है कि जहाँ पे भी आप नई शुरुआत करोगे, नया सेंटेंस लिखोगे या किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे, तो आपको कैपिटल बड़ा लिखना है जी। तो कैपिटल का मतलब होता है इनिशिएशन या इनिशिएटिव। करेक्ट। तो जिस किसी व्यक्ति का कैपिटल बड़ा होता है सिग्नेचर में, वो व्यक्ति कुछ बड़ा काम कर पाता है अपनी लाइफ में। जैसे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, या आप देखो शरद पवार हमारे महाराष्ट्र से, या तो जितने भी व्यक्तियों ने, प्रियंका चोपड़ा, तो इनका सबका पहला कैपिटल बड़ा होगा, तो व्यक्ति बड़ा काम का शुरुआत कर सकता है। तो ऐसे ही फिर सिग्नेचर में अगर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है तो व्यक्ति की सोच क्लियर होती है। आपने देखा होगा कि कोई लोग ना बायलिंगुअल सिग्नेचर करते हैं, तो बायलिंगुअल सिग्नेचर में व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर हमेशा कुछ कोर्ट केसेस करने के चक्कर में होते हैं, ऐसे कुछ काम करते हैं जहाँ पे विवाद खड़ा हो। जैसे अमीषा पटेल लिख देंगी तो उन्होंने अपने डैड के ऊपर ही कोर्ट केस कर दिया। तो ये जो सिग्नेचर होती है आपके माइंड का ही एक प्रतीक है कि आपके माइंड में जो भी इमेज है, जो भी छवि आपकी, उसका प्रतीक आपको पेपर पे दिखाई दे रहा है। अब हमने ये स्किल एनालिसिस करके डेवलप कर दिया कि हम उस छवि को देख के ये पता देंगे कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। अगर आप देखो तो जितने भी RBI गवर्नर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सबकी सिग्नेचर क्लियर होती है। क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल मैटर अच्छे से हैंडल करना है तो देखिए, अगर मैं कहूँ आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 लेवल पे वो चीज़ें होती है। पैसा किसके पास है तीनों में से? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास ही है। ब्रह्मांड नहीं, चलाने विष्णु जी के पास
शिव जी तो कुछ नहीं उनके पास बेचारे कुछ डिस्ट्रॉयर है तो उनको पैसे की जरूरत भी नहीं है, पर विष्णु जी के पास लक्ष्मी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति, अब विष्णु जी मेंटेनेंस ऑपरेटर है, ब्रह्मा जी क्रिएटर है और महेश में मतलब डिस्ट्रॉयर है। तो जो व्यक्ति चीज़ों को मेंटेन कर पाता है, स्टेबलाइज कर पाता है, उसी के पास पैसे आते हैं जी। इसका मतलब कि जो भी एक मिडल जोन नाम का कंसेप्ट होता है हैंडराइटिंग में, तो जो मिडल जोन को अच्छे से लिख पाए, ए ओ ई ये जो मिडल जोन के लेटर्स है, LBH हम कहते हैं अपर जोन, थोड़ा सा टेक्निकल है, और जी जो है लोअर जोन में जाता है। लेकिन जो मिडल जोन को अच्छे से लिख पाए, मतलब अगर आप पढ़ पाओ कि व्यक्ति ने लिखा क्या, तो ये व्यक्ति की सेविंग्स बनी रहती है, पैसे बन जाते हैं, रुक जाते हैं, टिक जाते हैं। जो व्यक्ति सिग्नेचर खराब कर देता है, कहीं ना कहीं पैसे उसके चले ही जाते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस है बहुत। हाँ श्योर। और मैं जब ये सोच रही हूँ कि कई बार मैंने देखा है लोगों को बहुत ही जिगजैग, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड अपना सिग्नेचर करते हैं, तो वो कैसा मानसिक लेवल होगा उन लोगों का? तो वो लोग ना जितने भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन वाली सिग्नेचर होते हैं, वो खुद की पर्सनैलिटी को भी कॉम्प्लिकेटेड ही रखते हैं, इजीली घुल मिलते नहीं है, सच से शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। इसलिए कभी भी सिग्नेचर, अगर आपका काम जैसे अभी रॉ एजेंट हो आप या कोई डिटेक्टिव हो, तो आपका ऐसा सिग्नेचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि फिर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली ज़िंदगी चाहिए और आप कॉम्प्लिकेशन को आपको हैंडल करना है जी। लेकिन जो सहजता से जीना चाहता है उसके लिए सिग्नेचर खराब सिग्नेचर हो जाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगेन मैं यहाँ पे आती हूँ इस बात को लेके कि सिग्नेचर, अगर आप देख रहे हैं कि आपके सिग्नेचर में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो आपकी सक्सेस को रोक सकती है, तो प्लीज़ यही समय है आप बदल लें। मैं ये भी देखती हूँ काफ़ी लोग अपने नाम में कुछ एक अक्षर और जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि लाइफ इज गोइंग टू बी हैप्पी। ऐसा कैसे? तो वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पे व्यक्ति स्पेलिंग चेंज करके अपनी टोटल को मैच करने की कोशिश करते हैं उनके भाग्यांक या मूलांक के साथ जी। तो जो क्रिएशन है वो दो ही तरीके से होता है। एक है वाइब्रेशंस, मतलब आप जो बात करें उसमें वाइब्रेशंस है जी। तो स्वर जो है उसमें ताकत है कुछ क्रिएशन का, और दूसरा है आपका प्रतीक या फिर एक स्वरूप, जिसको मतलब हम कहेंगे तो पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो ओमकार से हुआ है। तो हमने ओमकार में ताकत है कुछ बनाने की, मतलब शब्दों में ताकत है, या फिर जो आपको दिख रहा है जो यंत्र कहते हैं, जो हमने श्री यंत्र कहे या स्वस्तिक कहे, ऐसे कोई भी यंत्र जो दिख रहा है वो भी शाश्वत है, उसमें भी ताकत है कुछ वाइब्रेशन जनरेट करने की जी। इसके अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं करती। तो अगर आप अपने नाम का स्पेलिंग बदल रहे हो, तो स्पेलिंग के साथ साथ जब आप उसका उच्चारण बदलोगे तो उच्चारण के कारण वाइब्रेशन बदलेगा और फिर लाइफ ज़्यादा बदलेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उच्चारण का बदलना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज करके उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। सो कैसे आप अपने नाम को प्रोनाउंस करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखो जहाँ पे भी आधा अक्षर जुड़ता है, तो आधा अक्षर हम कहते हैं आधा अक्षर में केतु एक्टिवेट होता है। अच्छा। तो आधे अक्षर में व्यक्ति जिस किसी अक्षर के साथ वो जुड़ जाएगा, वहाँ पे उस अक्षर, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे तो स की एनर्जी है, स के साथ अगर आधा त जुड़ गया या क की एनर्जी उसके साथ आधा त जुड़ गया, तो उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा। ओके। और अगर वो शादी से जुड़ा हुआ लेटर है आपका, तो आपकी शादी खराब होगी। स जो है आपके प्रॉफिट से जुड़ा हुआ लेटर है, तो जिस किसी व्यक्ति का स के साथ त जुड़ जाता है उसके प्रॉफिट में तकलीफ होती है। ओके। हाँ। ये साइंस तो बहुत डीप है, ये ऋषि मुनि ने लिखा हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस एपिसोड को बिल्कुल ख़त्म ही ना कर पाए, क्योंकि इतना कुछ है आपसे जानने के लिए और आपके पास इतना सारा है बताने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए। आप एक कोच भी हैं और सिखाते भी हैं, थोड़ा सा हमें उसी बारे में भी बताइए कि आपकी कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे लोग जुड़ सकते हैं। तो हमारे एड्स तो बहुत आते हैं, मैम यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब का चैनल भी हमारा और वेबसाइट भी है sudirkove.com, जहाँ पे आके आपको पता चल सकता है कि क्या क्या चीज़ें हम सिखाते हैं। तो नेम न्यूमरोलॉजी का हो या आपने जो भी टॉपिक्स की बात की, जैसे रिस्ट वॉच एनालिसिस है, ग्राफोलॉजी है, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन है, ये सभी चीज़ें हम सिखाते हैं ताकि लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएँ। तो sudirkove.com की वेबसाइट है, बाकी गूगल कर दोगे तो हमारे बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर आप सब भी जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इस साइंस को आप भी सीखें, तो ज़रूर सर की वेबसाइट पे जाएं। सर अब मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि यहाँ पे अभी काफ़ी ऑडियंस आपको देख रही है और आपने 2 बुक्स भी लिखी हैं। yes. और ऑडियंस ये जानना चाहती है कि वो कौन सी 2 बुक्स है, क्योंकि मैंने अभी देखा उन बुक्स के बारे में। प्लीज़ आप पहले सब ऑडियंस को उन बुक्स से रूबरू कराएं। आपने पूछा तो मैं बता दूं, तो मैं साथ में इसीलिए लेके आया था। तो ये 2 बुक्स है, एक का नाम है रिवर्बरेशन ऑफ टाइम पीस, ये रिस्ट वॉच के ऊपर बना हुआ बुक और ये हिंदी में भी अवेलेबल है जी। और दूसरा जो बुक है वो $1 मिलियन लोगो। ये जो बुक है इट इज़ अबाउट कि लोगों कैसे मैनिफेस्ट होता है, कलर कैसे मैनिफेस्ट होते हैं
और कंपनी के कैसे कलर्स या शेप होने चाहिए, उसके ऊपर ये बुक है। तो आपने सबकी लाइफ बहुत सिंपल करती इन 2 किताबों में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको नॉलेज दे देगा। बिफोर आप सर से जुड़े, आप इन 2 बुक्स को ज़रूर पढ़ें, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। यस जी। अब सर जाते जाते आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि वो एक ऐसी एडवाइस आपके द्वारा उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो पैसे के लिए ना आए, लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए आए। और जितने भी लोग सच्चे दिल से आएंगे, हमने ऑलरेडी पाथ बना के रखा है। अगर वो आते हैं तो हम उनको रास्ता दिखा देंगे और वो आसानी से इस इंडस्ट्री में आके नेम, फेम, मनी और ब्लेसिंग सब प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए इस इंडस्ट्री में आओगे तो बहुत बहुत मुश्किल है टिकना। ओह वाह, बहुत ही सही एडवाइस करी। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस विद्या को सीखना चाहते हैं, तो आपका इंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है दोस्तों, समाज के लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सुधीर जी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही छोटे समय में बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं जानती हूँ कि ऑडियंस को भी ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, आप यहाँ आए और हमारे को इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। तो माय डियर ऑडियंस, आई एम श्योर आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी बात है, और अगर आपको लगता है कि आप भी एक इंस्पिरेशन है, तो हमारे दिए गए ईमेल पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी एक नए और एक डायनामिक पर्सनालिटी के साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। Hello and welcome to this brand new episode of Newsmakers, the show where we bring to you trailblazer personalities and their success stories from various walks of life. Because at Newsmakers, we aspire to inspire you. My dear audience, I'm your host Simran, and today we bring to you yet another dynamic personality on our sets. He is the founder of Yes Mentor, and he's also Amazon best-selling author. Please allow me to welcome Mr. Vijay Banda on the sets of Newsmakers. Thank you, Simran. Good to be here. Thank you for the opportunity. Yeah. A very warm welcome to you, Mr. Vijay. Now, I would like to start with very first important question. But what inspired you to start Yes Mentor? Please tell us all about your journey so far. Sure. You know, after living and working in United States for 15 years, I wanted to do something for the country. So after moving back to India, I was looking at multiple nonprofits, trying to work with them to try to see how I can help, especially the next generation, considering India has the youngest population across the world. So I was wanting to do something, and I was going to campuses, interacting with youth, young professionals. Then coincidentally, I got some divine guidance from my guru, Sri Vasudeva Sarmagaru of Mission iFocus. He said, every professional employee must really think about 3 things, 3 E's. He said the first E, the expertise should go for the company. You use the expertise for the company, and the earnings that you get from it should go to your family, and the experience should go to the society. He said that third E is what he emphasized. That now is the time for you, with 15 plus years of experience, convert your experience as a service to the society. So that actually really motivated me. I felt it's a divine guidance. Then I pulled a couple of people with similar mentality like me, and I ended up starting smentor.org. Right? I think it's a non-profit, primarily, to basically educate, right, engage, and then enable and empower next generation towards future of work. We primarily look at educate as a key focus area nowadays, is because we're talking to multiple students. There's a lot of ignorance out there. They're still thinking marks will suffice and get them jobs. So we're actually educating them. We have spoken to 50,000 students directly or indirectly across in the last 5 years, educating them to have them think differently, to develop more industry alignment, to learn more about applying their knowledge. And we are also giving them tools to engage, like through one-to-one mentoring, virtual projects, right? And we're also giving them a way to interact with industry experts through our one-to-one connects, right? And even mock interviews. And finally,
we're actually enabling them again through, internships, opportunities, and thereby totally we're giving them the total package of empowering them and say, now you are empowered and you are confidently can step into the future of work. So that is what the primary thing is: give the youth of India, especially, the confidence so they can boldly step into the future of work, because it is changing a lot with AI coming into the picture. When I was growing up, I had to discover all this by myself. It was not easy, right? You go around, talk to someone in your family or extended friend, but with this set of mentors, we have 30 plus industry mentors and S-Mentor, right, who are basically here to say, hey, we are your big brother. You don't have to reinvent the wheel. We are here. We will handhold you. You don't have to rediscover the path, because people really are confused about how to get there. And we will help you get there. They know the why and the what, but how is where the experience comes into picture, and the mentors actually come here and say, hey, this is how you can do this. Hey, there's a pothole ahead, or there's a change ahead. Be careful, and then it will help you navigate through your career successfully. And that is the main motto of S-Mentor. And other thing is, we kind of encapsulated all this with skill. So future is all about skills. So our motto is skill hai to kal hai. Skill hai to kal hai. That means you focus on developing skills, because the future of work is going to demand skills versus degrees. And then, we really want to expand this to impacting close to 10 lakh people in the next coming couple of years. So we're looking forward to more hands reaching out, and through this media, reaching out to wider audience, so that we brighten the impact. Thank you. You rightly said that upskilling oneself is very important, and it is also the need of the hour. Now, please tell us about the Yes Mentors AI chatbot for career mentoring. You have launched this for children and young professionals. Please tell us, how does this work? Yeah, thank you. I think with the AI for Good, right? AI for Good is an initiative, global initiative, inspired me and say, okay, why can't we use this AI like ChatGPT to see how we can convert that into a mentoring chatbot, a career mentoring chatbot, so that the students in tier 2 and tier 3 cities and colleges, they're just going to Google and trying to find, hey, how do I build my resume, right? How do I choose a career after 10th, right? What exactly consists of learning engineering? What is a medical professional look like? Our engineering professional look like? Our IAS, IPS looks like? So we come up with a bot, a chatbot called smentor.ai. It's a chatbot available 24/7. It can basically talk to you in any Indian language. You can specifically say, hey, you want to speak in Hindi, Telugu, English, Tamil. It will basically talk to you in any of the languages. And it can basically act as a guide for you and say, hey, I'm confused how to choose a major after 10th. So, okay, it will say, okay, please assess yourself. It says, I'm confused how to take my career to the next level. Or how do I find a job? Help me prepare a resume with my skill sets. So we have come up with this bot that can be easily integrated to any engineering colleges, websites. We can integrate it for free, and this is all for free. They don't have to go and pay any money. They just have to register themselves, and it's available 24/7 at their mobile phone. And they can ask all these questions, and they don't have to go through this multiple sources of information, but a single source. But most importantly, this information can be vetted with our one-to-one mentors. So it has a way to integrate with our technical discussion boards. It has a way to talk to our mentors, so that you can say, hey, you know what? I got this information from this chat bot. Can you please help me get there? The mentors can. So basically, the idea of this AI for Good chatbot is to take this initiative of upskilling to wider audience, especially to the rural India, so that they can all come forward and take advantage of the revolution that we are going through in terms of job market and skills. What a wonderful thing that we got to know here is that AI chatbot is available in almost all the languages, and it is majorly for people in the rural areas. Now, my next question is, in what ways is the evolution of AI has transformed the job industry, and how are you helping the future workforce prepare for these changes? I think evolution is a word, but I would use revolution, right? If I look at today, we are going through an industrial revolution 4.0, right? Industry went through multiple revolutions. The first one with the invention of steam engine, right? The second one, where the industry really got a uplift, was invention of electricity.
third one is the invention of telephones. And the fourth one is invention of telecommunications and semiconductors. So we are in the middle of the fourth industrial revolution. And from a lifestyle point of view, we are enjoying the perks. We are no longer, need to wait to send money to someone for 5 days, or we don't have to stand in long lines to get movie tickets or train tickets or go to an event. Everything is at a comfort. So lifestyle has changed. The industry is really moved forward. But the important thing is the underlying jobs the industry is looking for. The job landscape is also changing. It is no longer saying, hey, you come out from a degree with a degree, either engineering or whatever the degree, you're not going to be industry ready. You need to really adapt yourself to what industry is looking for. So one of the first things AI is throwing back, and we are seeing it in US market and UK market a lot, is they're calling engineers, software engineers, with a new name, AI knowledge worker plus software engineer. It's no longer just knowing code, but ability to use the AI tool to write the code much faster and much efficiently. So it's adding to productivity. So AI knowledge worker is someone that is, someone that industry is looking for. I know people are saying, hey, AI is going to change, basically take away all the jobs. But to start with, a person who knows AI, how to use the AI tools, will replace the one who doesn't. So first thing you need to do is we all need to start saying, hey, which AI tools should I start using? Whether in your finance field, or an accounting field, right? Or even law or marketing. Imagine this engine between you and the actual job that you need to work with as a tool. Because the beauty of AI is it is learning, it is evolving, and it is really going to become much smarter than all of us, right? So we need to start using this basically velvet of glove, basically software of using this velvet. Otherwise, it will be replaced by someone who can. So one of the important thing I want to pass it on here to the folks who are in the job industry already here is, AI is not, don't look at AI as something new. AI is basically a self-learning algorithm that is using data, historical data, and it is going to help you. If you go to Amazon.com or some website, right, you already searched for some product. Again, it shows only the marketing ads for that product. The same thing, right? When you go to Gmail and you're replying to an email, it basically knows based on the context, it's already giving you the possible answers that you may respond back to the email with, right? The same thing, look at AI as an augmented capability to start with, right? And as AI evolves, it is going to learn more. So there is multiple phases of AI. There is a very nascent AI that we are using today, right? That is the machine learning aspect of it. The second portion of AI is machine intelligence. It is going to become more intelligent like us, and then it's going to be super AI. That's something that's going much smarter than us. So what I'm saying is, if you are a fresh professional, if you are just joining the industry, or you're already working, or you're an entrepreneur, look at this living, breathing entity between you and the actual work that you're going to accomplish, that you need to start leveraging. And once you start leveraging, then your day-to-day efficiency and productivity will go up. And industry is first today is looking for people with this kind of expertise. But in the long run, is it going to be the same? It is going to be different. I'm not going to speculate on that. But if someone listening to this in the next 1 or 2 years, start becoming acquiring an AI tool knowledge and become an AI knowledge worker, irrespective of the field you are in. Learn how to use the AI tool. There's so many tools out there already, like ChatGPT. There's so many tools based on your business vertical. Start learning these tools, and I'm sure industry will look for that kind of additional capabilities and skills from you. You rightly said that AI is just not an evolution, rather it's a revolution, and we should know how to use it well. We know about you, Mr. Vijay, that you are an author of 2 best-selling books, which is Skill Up India and Hello Future Skills. Could you tell us more about these books and what inspired you to write them? I think the inspiration is the same. I think converting my experience to service to youth, and especially look at the Indian demographic. We have heavy, youth. We have large number of youth in India. So I basically created a book, a self-help book, to tell them the best way to prepare them for the future of work. So I put them in 4 years. It's a very simple
4 years. The first year is awareness. This book talks about self-awareness, right? Here, people are learning, are going to schools without completely being aware of themselves. And once you reach to a management level, people say, how self-aware are you? I think the first thing that I'm basically telling people is know your learning style, know your natural thinking style, right? Know your natural talking style, understand the emotional quotient of yourself, know your strengths, know your weaknesses, right? So it's important for people to start being more self-aware. Is the first year, self-awareness. And you have to make a conscious effort every day. What ticks you, what can make you jump out of the bed 3 a.m. in the morning, that you want to do that day in, day out, like the Virat Kohlis, the Sachins, or Sindhus, right? They identified their strength, and they basically converted that into a profession, right? So self-awareness is key, especially when you're going to compete with artificial intelligence in the future. The second is industry awareness, right? You can be very self-aware, but you cannot just live in a well. You have to understand what the ocean is looking for. So you need to understand what the industry is looking for. What are the trends in industry, right? How you can align your strengths and your interests towards the industry so that you can make the best out of it. So second is industry awareness. And the third year is adapt. It's like upskill, ADEPT, adapt. So this is where I'm telling you, you need to develop multiple set of skills, foundational skills like soft skills, right? Specialized skills like critical thinking skills, problem solving skills, creativity skills, and then technology skills. So there are various set of skills that one need to develop consciously, and especially by applying the knowledge that they're learning, so that they become adept, continuously stay adept. And lastly is adapt, right? Ability to adapt, having the right attitude to adapt to changes. I know AI is coming, change is coming. People worry it is going to take away my job. But if you look at AI as an opportunity, it is creating tons of new jobs. Yes, it's going to take away some old jobs, but there are a lot of new jobs. If you look at this as an opportunity, I'm sure you will really come out as a winner. So look at the opportunity, have the right attitude to adapt to the change. So these are the 4 years. Be self-aware, be industry aware, and have the right aptitude or ability to develop new skills by upskilling, and have the right attitude. So at the end of the day, what I'm to school children, youth, and young professionals, it is the future is now, friends. You cannot apply or do the same thing and expect different results, right? It's time for us to apply new keys so that you can open new doors, right? You cannot just use the old keys of degrees, marks. I'm going to stay in one job, find one job, and stay in the job. That mindset is an old mindset. It's time for us to develop the new mindset and substantiate it with new actions, with a framework I have given in the book, so that you get the right results, so that you are future ready. And that is a summary of my books. I'm hoping this will be useful for all and it is written in a self-help manner, so people students especially getting benefited by it. Thank you. Superb. So now my last and final question to you is this. What is your quick advice for all these young professionals who are aiming to succeed in the AI industry? So the future is literally in your hands, and you really need to own up to it. It's you that you need to take ownership. Don't expect somebody to feed it. We have the technology. Just like you take initiative for booking a tickets for a favorite movie, you need to take initiative and own up to developing that skills. Be the owner of your future, so that you can write your destiny. And you have the opportunity with AI being here. No matter what grade you are, what marks you are, if you can take the initiative to own up to your, upskilling yourself, I think, it will be great. So my thing is, be confident, own up to yourself, and continuously learn. Yeah, continuously learn so that you are future ready. Thank you. Thank you so much for all the insights that you gave us, Mr. Vijay. Thank you. Namaste. We thoroughly enjoyed this interview. And my dear friends, I'm sure there are many takeaways from this interview. Please do implement them in your life. Here is Simran signing off with a promise that I will be back soon with yet another dynamic personality. So stay blessed and stay happy.